प्रीलिम्स पास करना इजी रहता है। मेन पंगा पड़ता है मेंस के एग्जाम में, जहां आपको 20 अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट वाइज लिखें कि पैराग्राफ वाइज लिखें। जो सबसे बड़ा चैलेंज है एक एस्पिरेंट का, वो क्या है? जिंदगी का पहला आंसर लिखना। तो 2018 के मेजर जो भी आपने टॉपर सुने होंगे, सृष्टि देशमुख हैं जैसे, रितिका जिंदल हैं जैसे, वो सब मेरे साथ मेंस में एसोसिएटेड थे। अगर आप अगले 15 मिनट सुनेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम आंसर राइटिंग को एक्सेल कर सकते हैं। जिसको एक साइंटिस्ट बनना है वो साइंस पढ़ता है, जिसको हिस्टोरियन बनना है वो हिस्ट्री पढ़ता है। अगर आपको इकोनॉमिस्ट बनना है तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको देश का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम पास करके आईएएस बनना है तो आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करना पड़ता है। इस एग्ज़ाम में आपको 9 से 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की एक नॉलेज होनी चाहिए। उन सारे सब्जेक्ट्स का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है, फिर फाइनली इंटरव्यू का एग्ज़ाम होता है। आपको जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें जो आंसर्स हैं वो आपके सामने हैं। 4 ऑप्शंस जो आप देखेंगे उसी में से एक आंसर होता है। फिर एक मेंस का एग्ज़ाम आता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है। मेंस के 9 पेपर होते हैं, जीएस का पेपर होता है, ऑप्शनल का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है और हिंदी का पेपर होता है। हर पेपर में आपको 400 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। वही मेजर हर्डल बन जाता है एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए कि जब तक आपको वो 4000 वर्ड्स 3 घंटे में लिखना नहीं आएगा, तब तक आप ये यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। शायद यही वो रीज़न है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट कहते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एम के यादव और मैं फाउंडर हूँ दी आईएएस हब का। मैंने दी आईएएस हब 2018 में शुरू किया था, आफ्टर वर्किंग विद गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जब फर्स्ट बैच मैंने स्टार्ट किया सो आई मेजरली फोकस्ड अपॉन आंसर राइटिंग का पार्ट। आंसर राइटिंग में क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए, क्या उसकी गलतियां हैं जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, कैसे हमें उसे इम्प्रूव करना है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। सो मैं पास के महेंद्रगढ़ से रहने वाला हूँ। दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश है, 150 किलोमीटर दूर है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है महेंद्रगढ़ का। स्कूलिंग जो हुई थी मेरी वो अलग अलग जगह से हुई थी। मेरे फादर आर्मी में थे। अब अगर आर्मी वाले होते हैं तो आपको पता है कि बहुत रेगुलर ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं। सो हर 1-2 साल में स्कूल चेंज होता गया, पढ़ाई चेंज होती गई। 11th और 12th क्लास का टाइम आया तो हम देखते हैं कि जो अच्छा बच्चा होता है वो साइंस में चला जाता है। हमारे टाइम में यही होता था। अब तो चेंज हो गया है, बच्चे ऑप्शंस लेते हैं कि 95-98% वाला भी कॉमर्स ले रहा है, वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, एट्सेट्रा। सो हमने साइंस एज ऑलवेज पेरेंट्स ने बोला, हमने ले लिया। और साइंस में भी सब ले लेते हैं कि मतलब मैथ्स भी पढ़ लेंगे, बायो भी पढ़ लेंगे। सो मैथ्स भी लिया, बायो भी लिया। +2 के बाद में एग्ज़ाम दिया और इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए। अब इंजीनियरिंग एक ठीक सा कॉलेज है, आर्मी का कॉलेज है, पुणे में बेस्ड है, वहाँ से इंजीनियरिंग कर लिया। इन्फोसिस में जॉब मिल गया और जॉब कर लिया। लाइफ सेटल्ड, इसी को शायद सेटलमेंट कहा जाता है इंडियन सोसाइटी में कि सेटल हो गया है लाइफ। 2 साल काम किया, फिर बोर हो गए। तो 2 साल के बाद में प्रिपरेशन के लिए हमने कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। सो सोचो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पिछले 4 साल में 800 से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पास करवाने में हेल्प किया है, तो क्या सपना होगा मेरा इन्फोसिस की नौकरी छोड़ने के टाइम पे। सो मुझे बस एक बैंक पीओ का एग्ज़ाम पास करना था। यही सपना था मेरा 11th क्लास में, यही था 12th में, यही था इंजीनियरिंग में और इंजीनियरिंग के बाद भी। फाइनली सबसे पहले जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आया तो 1 साल बाद बहुत सारे बैंक पीओ के एग्ज़ाम दिए, 5-6 एग्ज़ाम पास किए, तो फिर थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ अब ठीक है, बैंक पीओ उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। जॉइन नहीं कर पाया बिकॉज और डिफरेंट एस्पिरेशंस बढ़ते चले गए। जो सक्सेस होती है ना वो एडिक्टिव होती है। जब आप एक सीढ़ी पार कर लेते हो फिर दूसरी सीढ़ी पे जाना है, दूसरी पार कर लेते हो तो तीसरी सीढ़ी पे जाना है। तो जैसे ही बैंक पीओ का एग्ज़ाम पास हुआ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 10th क्लास पास करना कितना डिफ़िकल्ट, तो कहोगे सिंपल है बिकॉज आप करके आए हो। 12th क्लास कितना डिफ़िकल्ट है, वो भी सिंपल है बिकॉज करके आए हो। लेकिन जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि यूपीएससी कितना डिफ़िकल्ट है, तो आप कहेंगे नहीं सर, यूपीएससी हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा बिकॉज वो पास नहीं हुआ है। फिर आप जाके हमारे जो स्टॉक के बाकी व्यूवर्स में देखिए कि जो बच्चे पास कर जाते हैं इस परीक्षा को, उनके लिए कितना इजी है। वो कॉन्फिडेंस देखिए आप इनके चेहरों पे, वो समझाने का तरीका देखिए आप कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। सो वो कब आता है, जब आप उस माइलस्टोन को रीच कर लेते हो। जब आपने पास कर लिया तो कॉन्फिडेंस आ गया। बच्चा वही रहता है बिफोर एग्ज़ाम एंड आफ्टर एग्ज़ाम।
थैंकफुली जब हम यूपीएससी की हम जो मेंटरशिप कर रहे हैं, व्हेन आई स्टार्टेड इन 2018, जब हमने सबसे पहली बार ये स्टार्ट किया था, उस स्टार्ट में फर्स्ट ईयर में ही मेरे पास 110 सिलेक्शंस हुए थे। तो 2018 के मेजर जो भी आपने टॉपर सुने होंगे, सृष्टि देशमुख हैं जैसे, ऋतिका जिंदल हैं जैसे, वो सब मेरे साथ मेंस में एसोसिएटेड थे। उनको हेल्प किया, पास हुआ, मेरे में भी कॉन्फिडेंस आया। सो एक क्वेश्चन आया कि ऐसा क्या अलग से पढ़ा दिया कि एक नया इंस्टीट्यूट उसने 110 सिलेक्शन दे दिए। उसका एक ही आंसर है, बिकॉज मुझे मेंस आंसर राइटिंग आता है। मुझे पता है कि एक अच्छे आंसर में क्या होना चाहिए और एक खराब आंसर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उन्हीं सब को यूज करके मैंने साइंस ऑफ आंसर राइटिंग बनाया है। 5 मेजर गलतियां जो एक कैंडिडेट करता है अपने आंसर राइटिंग में। सबसे पहला तो है इंट्रोडक्शन। देखो, किसी बुक को अगर आपको परचेस करना है तो आप उसका इंडेक्स देखेंगे। सो अगर आपके आंसर का इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है या बुक का इंडेक्स अच्छा नहीं है तो आप उसे नहीं परचेस करेंगे। इवैल्यूएटर आपको मार्क्स नहीं देगा। सो इंट्रोडक्शन, अगर 150 वर्ड का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन में ही 60-70 वर्ड्स लिख दिया उसने। अब इंट्रोडक्शन में 60-70 लिखोगे तो बॉडी में कितने वर्ड्स लिखोगे? आपको तो लगेगा आपने अच्छा आंसर लिखा है, बट इवैल्यूएटर के पर्सपेक्टिव से वो एक अच्छा आंसर नहीं है। फिर आप फैक्ट्स नहीं लिखते हैं, आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखते हैं। देखिए, ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप कुछ भी लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिटरेचर लिखेंगे और आपको मार्क्स मिलेगा। आप समझिए कि यूपीएससी की परीक्षा होती किस लिए है। यूपीएससी की परीक्षा होती है कि जो भी सिविल सर्वेंट है वो इस एग्ज़ाम को पास करें, उसको जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका कुछ नॉलेज होना चाहिए, उनका प्रैक्टिकल यूसेज पता होना चाहिए। अगर आपसे एक मैं एग्जाम्पल लूँ कि एक क्वेश्चन आया है मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया आपने देखा होगा। सो मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया के चैलेंजेस क्या हैं? बिकॉज जब आप भारतवर्ष की कर्म भूमि में जाएंगे, तो जब आप एक आईएएस बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, एडीसी बनेंगे, तब आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जनरल पता होना चाहिए। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट की तरह की माइक्रो नॉलेज कितना है। सो वो जनरलिस्ट नॉलेज है, इसीलिए शायद आईएएस को जनरलिस्ट कहा जाता है। तो जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, ये सारे सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम है कि जो एग्जाम में पूछा है आप वो नहीं लिख के आ रहे हैं, आप वो लिख के आ रहे हैं जो आपको आता है। उससे तो इवैल्यूएटर आपको मार्क्स नहीं देगा यार। तीसरा कंपोनेंट आता है कि इनफ आंसर नहीं लिखा। अगर 3 पेज में आपको लिखना है, यूपीएससी जो होता है वो आपको एक फिक्स्ड कॉपी देता है कि 15 मार्कर में आपको 3 पेज लिखना है और 10 मार्कर में आपको 2 पेजेस लिखना है। आपने 1.5 पेज लिख के छोड़ दिया, आपने 2.5 पेज लिख के 2 पेज लिख के छोड़ दिया। सो आपको सारे पेजेस भरने होते हैं उसमें। चौथा प्रॉब्लम आता है बच्चे को कि आपने समय पे पूरा नहीं किया। 20 सवाल आए हैं, आप 15 करके आ गए कि जी 15 ही आते थे, तो मार्क्स नहीं आएंगे आपके उसके लिए। और सबसे बड़ा जो 5वां प्रॉब्लम होता है कि आप सीधा एक बड़े से इंस्टीट्यूट में बड़ा सा पैसा देके और बड़ी सी टेस्ट सीरीज परचेस कर लेते हो कि 35 टेस्ट लिखेंगे, 55 टेस्ट लिखेंगे। आजकल तो 95 टेस्ट की भी टेस्ट सीरीज आ रही हैं। बट प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब आप उस पहला टेस्ट नहीं लिखते हो, फिर दूसरा नहीं लिखते हो, फिर आप सब छोड़ देते हो, सब स्किप हो जाता है बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के। आपने किसी टॉपर को सुना है जो जिसने बोला होगा कि नहीं बिना आंसर राइटिंग के पेपर पास हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी परीक्षा पास करनी है उसका एक प्रोसेस है, और यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है या स्टेट पीसीएस की परीक्षा पास करनी है उसका प्रोसेस है आंसर राइटिंग। आपको इस फेज से होके गुजरना पड़ेगा, आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। ये 5 कमियां हैं जो मुझे लगता है एक मेजर एस्पिरेंट जो है वो अपनी प्रिपरेशन में करता है। आपने देखा होगा कि जो इसका सिलेबस है, और ना सिर्फ यूपीएससी, आप कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देख लीजिए, आप यूपी पीसीएस देख लीजिए, आप बिहार पीसीएस देख लीजिए, आप हरियाणा पीसीएस देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, आप कर्नाटका पीसीएस देख लीजिए, सबका ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है कि प्रीलिम्स में एक 2 एग्जाम्स होते हैं, मेंस के अंदर 4 पेपर होते हैं, उन सब में आपको एथिक्स भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। सो इसका मतलब है कि सारे जो एग्जाम्स हैं उन सब का सेम ही पर्पस है कि हम एक एस्पिरेंट या कैंडिडेट को इवैल्यूएट करें कि वो इन सारे एग्जाम्स में कितना बेसिक नॉलेज रखता है। अगर आपको वो बेसिक नॉलेज है तो आपको वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मास्टरी करनी है आंसर राइटिंग की, नहीं, आपको एक तरीका समझना है आंसर राइटिंग का कि ये मेरा एक अच्छा इंट्रोडक्शन है, ये मैंने 3 पार्ट्स में अपने आंसर को डिवाइड कर दिया, ये मैंने अच्छे पॉइंट जनरेट कर दिए, ये मैंने एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिख दिया, ये मेरा एक पॉजिटिव कंक्लूजन है। जिस भी बच्चे को ये साइंस ऑफ आंसर राइटिंग को समझना है कि कैसे हम उसकी मास्टरी कर सकते हैं,
आप जो लिंक नीचे दिया है उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जो मेंस की परीक्षा है वो 1750 नंबर की होती है और जो फाइनल है वो 2025 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब 86.5% इज द वेटेज ऑफ मेंस एग्जाम। सो अगर आपका इंटरव्यू एवरेज भी होता है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो ऑल इंडिया रैंक 1 के जिनके एवरेज नंबर आए थे, 160 से भी कम मार्क्स हैं उनके इंटरव्यू में, बट स्टिल ही बिकेम ऑल इंडिया रैंक 1। क्यों? बिकॉज उनके मेंस की परीक्षा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आ गए। सो अगर आपके साधारण मार्क्स हैं इंटरव्यू में, तब भी आप एग्जाम ही नहीं क्लियर कर सकते हैं, आप एक अच्छी रैंक भी ला सकते हैं, आप रैंक 1 भी ला सकते हैं। वो सिग्निफिकेंस है एक अच्छी आंसर राइटिंग का। अगर आप साइंस ऑफ आंसर राइटिंग जो मेरा प्रोग्राम है उसमें क्या क्या मैं फोकस कराता हूँ, उसमें हम कराते हैं कि जो मेरा एक बच्चा है जब शुरू में आया था तो कैसा आंसर लिख रहा था, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हमने इंट्रोडक्शन पे काम किया, कैसे हमने पार्ट सब पार्ट्स पे काम किया, कैसे हमने टेम्पलेट जनरेट कराएं कि कोई भी क्वेश्चन अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्रीकल्चर का आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे फूड प्रोसेसिंग या इंडस्ट्रीज़ का आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस का आ रहा है, तो हम सेम ही तरीके के पॉइंट्स जनरेट कर पाएंगे। देखिए एक और प्रॉब्लम होती है, जब हम मेंस लिखते हैं तो हमें 20 आंसर लिखने होते हैं और सडनली आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में चले जाना है। सो मतलब कि आपके माइंड को उतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो सोचे और फिर आंसर लिखें। एक आंसर हमें 7 या 8 मिनट में लिखना पड़ता है। 7-8 मिनट में आपको सोचना भी है, फिर वो वर्ड्स भी लिखने हैं, अच्छा वे फॉरवर्ड भी लिखना है, पॉइंट्स भी लिखने हैं, एग्जाम्पल्स भी लिखना है। वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आपको टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे। और ये टेम्पलेट्स कैसे बनाने की, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, हम ये 10 पॉइंट लिख के आएंगे। कोई भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आएगा, हम ये 10 पॉइंट्स लिख के आएंगे। ये टेम्पलेट जनरेशन हम सिखाते हैं इस कोर्स के अंदर, जो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में आपको बता रहा हूँ। कैसे एग्जाम्पल्स को यूज़ करना है, आपको अपने आंसर्स प्रैक्टिकल कैसे बनाने, कैसे केस स्टडीज़ यूज़ करने। जैसे अगर आप देखेंगे कि किसी एक स्टेट में एक अच्छा पीडीएस का सिस्टम चल रहा है, कैसे हम उसको यूज़ करेंगे एग्जाम के अंदर कि हाँ ये वाला सिस्टम अच्छा है। कैसे हम कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। ये जो नया ट्रेंड निकल के आया है उसमें हम कीवर्ड्स पे काफ़ी फोकस हो रहा है। या तो आप बहुत सारे शब्दों का यूज़ करते हुए पेज भर दो, और या आप कुछ लिमिटेड कीवर्ड्स लिख के अपने आंसर को इम्प्रूव करा लो। ये जितने भी कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, ये सब हम साइंस ऑफ आंसर राइटिंग प्रोग्राम में कवर करेंगे। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 5 years एंड द एक्सपीरियंस ऑफ दीज 800 स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। इनमें से करीब करीब 4 या 5 जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिनके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उनके हम सेशंस कराएंगे आपके साथ। आपके जो भी आप आंसर लिख के देंगे उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। देखिए इस प्रोग्राम की जो स्टार्ट होती है, अब मैं बस कुछ बेसिक बातें बताता हूँ इस प्रोग्राम का। जो आपका एग्ज़ाम है उसमें 9 पेपर होते हैं, उसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, हर पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है एक एस्पिरेंट का, वो क्या है? ज़िंदगी का पहला आंसर लिखना। अब यकीन मानिए अगर आपने लिखा है तो आपको पता होगा, या जब भी आप एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट आंसर आपकी लाइफ का जब आप लिखते हैं तो आपको लगते हैं 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट। मतलब आप 150 वर्ड का आंसर 60 मिनट में लिख रहे हो, वो सबको लगता है। आप नए नहीं हो इसमें। एवरी एस्पिरेंट ऑफ माइंड टुक ऑलमोस्ट 30, 35, 40 मिनट्स जस्ट टू राइट द फर्स्ट आंसर। उस टाइम को हमें कम करना है। एग्ज़ाम में हमें मिलते हैं 7 से 8 मिनट एक आंसर के। उसी वे में मैंने इसको तोड़ दिया है कि मुझे फर्स्ट अपने बच्चे को स्टार्ट कराना है एक आंसर से नहीं, इंट्रोडक्शन से, कि हम पहले ही 100 क्वेश्चंस को डिवाइड करके देखेंगे कि अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होता है। क्या इस क्वेश्चन में मुझे फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखना है? क्या मुझे इस क्वेश्चन में डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखना है? क्या मैं कुछ आयरनी शो कर सकता हूँ कि यार भारत के जो है वो हम जीडीपी में तो 3rd लार्जेस्ट हैं, लेकिन जो हमारी पॉवर्टी है वो भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। सो एक ये अच्छा इंट्रोडक्शन कितने तरीके से लिख सकते हैं हम। फिर हम जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कितने पार्ट्स और सब पार्ट्स में हम तोड़ सकते हैं। फिर टेम्पलेट लगाएंगे उसमें, फिर हम एग्जाम्पल्स लगाएंगे, फिर माइक्रो डायग्राम्स लगाएंगे, और फाइनली एक अच्छा वे फॉरवर्ड लिखेंगे। इन छोटे छोटे पार्ट्स का जब हम कंबाइंड करेंगे तब कहीं जाके एक अच्छा आंसर राइटिंग मिलता है। तब कहीं जाके 3, साढ़े 3, 4 महीने में सिमीकरण जैसा बच्चा मेंस को पार करता है और ऑल इंडिया रैंक 31 लेके आता है। आपको क्या क्या चीज़ें, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि जब आप मेंस की परीक्षा लिखने जा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। तो जो आपका माइंडसेट होना चाहिए प्रिपरेशन में, वो पॉजिटिव होना चाहिए। करेंगे ना मेहनत करके पेपर लिखेंगे, पास होगा। ऐसा कैसे होगा कि मेंस का परीक्षा हम पास नहीं कर पाएंगे या यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं होगी? 1000 बच्चा पास करता है ना,
जो 12 लाख दे रहा है उसमें से 1000 बच्चा तो पास कर ही रहा है, तो 1000 में हमें तो एक ही सीट चाहिए, बस 2 सीट कर लो, बस रैंक इंप्रूवमेंट करना होगा। तो सो जो बेसिक आपका माइंडसेट होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, उससे ही सब कुछ है। देखो यार, अगर आप दुखी मन से एग्जाम लिखेंगे तो एक इनोवेशन नहीं हो पाता है। और एग्जाम में इनोवेशन का बहुत बड़ा गेम है कि थोड़ी सी जगह मिली मैं छोटा इंडिया का मैप बना दिया, थोड़ी सी जगह मिली मैं माइक्रो डायग्राम बना दिया, हमने कुछ केस स्टडीज डाल दिए, राइट साइड में एक बॉक्स बना दिया मैंने। ये सब इनोवेशन से आएगा। और इनोवेशन कब आता है? जब आप कॉन्फिडेंट हो अपने हार्ड वर्क पे। दूसरा माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए? आपको ये सारी चीजें मिला के पढ़नी पड़ेंगी। मतलब कि सबसे पहले आपको अपना मेंस का जो सिलेबस है उसको याद करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप रिलेट कर सको कि उस चीज का इकोनॉमिक डायमेंशन क्या होगा, उस चीज का सोशल डायमेंशन क्या होगा। कुछ हिस्टोरिकल डायमेंशन तो नहीं है, कुछ ज्योग्राफिकल डायमेंशन तो नहीं है, कुछ गवर्नेंस में फेलियर तो नहीं आ रहा, कुछ इंटरनेशनल इंप्लीकेशन तो नहीं बैठ रहा है मुझे उसका। अगर आप होलिस्टिक आंसर लिखेंगे, बिकॉज जब आप सर्विसेज में जाएंगे उसके बाद भी तो आपको होलिस्टिक पॉलिसीज बनानी है ना। हम लूप साइडेड पॉलिसी तो नहीं बना सकते हैं कि हमने एक पॉलिसी बना दिया, उससे पुअर को तो लॉस हो गया और रिच को फायदा हो गया, या वैसे वर्सा हो गया, या मिडिल क्लास को हो गया, या कॉर्पोरेट को हो गया, या ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज चल रहा है। सो वही सारी चीज़ें आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी ध्यान पड़ना पड़ेगा। उसका बेस्ट तरीका क्या है? मेंस का सिलेबस याद कर लेंगे। और आंसर्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम के अंदर आप जब उसको रेप्लिकेट करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उस कंस्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट में वो 4000 वर्ड्स लिखना। इस बार जो मेंस 2022 में मेरे पास बच्चा पढ़ रहा है, उसमें से बहुत बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, एक बच्चा ऐसा है जो 13th अटेम्प्ट दे रहा है। बहुत साल से मेहनत कर रहा है, एग्ज़ाम लिख रहा है, 6 या 7 बार तो उन्होंने मेंस लिखा है। जो प्रॉब्लम मुझे लगा उनके पढ़ने के तरीके में, वो ये लगा कि जिस वे में वो आंसर्स लिखते थे, एक बार वो आंसर राइटिंग का तरीका बदल देंगे तो हो सकता है रिजल्ट बदल जाएगा। जितने भी बच्चे अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं, आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, बैंक पीओ दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो। तो जितने भी मेंस के बच्चे होते हैं, मैं उनको यही सजेशन देता हूँ कि जिस वे में आपको आंसर लिखना है, आपको जो इवैल्यूएट कर रहा है वो आपको उन 4000 वर्ड्स के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी का, आपका इंटेलेक्ट का, किस तरीके के आप बच्चे हो, वो सब उस रिटन वे में उनके पास में आ जाता है। अगर आप वो 4000 वर्ड अच्छे लिख पाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वो 4000 वर्ड अच्छे नहीं लिख पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। So I wish you all the very best for mains examinations. Thank you. इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।